कॉलिन आयरलैंड का जन्म 16 मार्च 1954 को डार्टफोर्ड, कैंट, इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था। उनकी माँ बहुत छोटी थी, अनमैरिड और अकेले ही उन्हें पाल रही थी। उनके पिता नहीं थे, जिसकी कमी उन्हें हमेशा खलती रही। वो लोग बहुत बार घर बदलते थे, गरीबी और अनिश्चितता में जी रहे थे। आयरलैंड का बचपन कैओस और डिसफंक्शन से भरा था। उनकी माँ ने दूसरी शादी की, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं हुई। एक समय तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें फॉस्टर केयर में रखना पड़ा। ये उनके जीवन का बहुत ही मुश्किल दौर था, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। आखिरकार वो अपने परिवार के पास वापस आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचपन में बार बार घर बदलने का उन पर गहरा असर पड़ा। उन्हें कभी भी स्टेबल रिलेशनशिप्स बनाने या सुरक्षित महसूस करने का मौका नहीं मिला। हर बार नए माहौल में ढलने का मतलब था उनके छोटे से जीवन में और स्ट्रेस बढ़ना। इन तजुर्बों ने उनके दुनिया को देखने के नजरिए को बदल दिया। उनके अंदर इंस्टेबिलिटी की गहरी भावना पैदा कर दी। इस अनस्टेबल अपब्रिंगिंग ने आयरलैंड के आगे आने वाली चुनौतियों की नींव रखी। डार्टफोर्ड और शेयरनेस में उनके शुरुआती अनुभवों ने उनकी मुश्किल जिंदगी का रास्ता तैयार किया। इन शुरुआतों को समझना उनके आगे के कॉम्प्लिकेटेड जीवन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। स्कूल में कॉलिन आयरलैंड को लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ा। उनके साथी अक्सर उन्हें परेशान करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी कमजोरियों का पता था। इस बुलिंग ने उनके अकेलेपन और इनएडिक्वेसी की भावना को और बढ़ा दिया। अलग होने के कारण वो दूसरों के निशाने पर आ गए और उन्हें अपने क्लासमेट्स के बीच अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल हुई। स्कूल के बाहर आयरलैंड को और भी खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ा। उन्हें बड़ों द्वारा सेक्सुअल हैरासमेंट का सामना करना पड़ा, जिसने उनके मन पर गहरे घाव छोड़ दिए। ये अनुभव बहुत ही ट्रॉमेटिक थे, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम पर बहुत बुरा असर पड़ा। इन सब का उनके भविष्य के कामों पर बहुत गहरा असर पड़ा। बुलिंग और सेक्सुअल हैरासमेंट ने मिलकर आयरलैंड के अंदर एक तूफान ला दिया। वो खुद को कमजोर और पीड़ित समझने लगे। लाचारी और गुस्से की ये भावनाएं उनके अंदर दबी रहीं, जिससे उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। आगे चलकर यही भावनाएं उनके वायलेंट व्यवहार का कारण बनी। आयरलैंड के ट्रॉमा और बुलिंग के शुरुआती अनुभव बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो अंधेरे की ओर जा रहा था। इन सालों में उन्होंने जो दर्द और डर सहा, उसे कभी दूर नहीं किया गया, जिससे उनके अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए। उनका बचपन एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जिसने उनकी ट्रबल्ड आइडेंटिटी को बनाया। कॉलिन आयरलैंड का अपराध की दुनिया में जाना उनकी टीनेज ईयर्स में शुरू हुआ। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला अपराध किया। इसमें चोरी और सेंधमारी शामिल थी, जिसके कारण वो कानून के घेरे में आ गए। जस्टिस सिस्टम से उनकी ये शुरुआती मुठभेड़ एक ऐसे पैटर्न की शुरुआत थी जो आगे भी चलता रहा। अपने शुरुआती अपराधों के लिए सजा काटने के बाद आयरलैंड ने सुधरने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो फिर से अपराध की दुनिया में लौट आए और अपने कामों को बढ़ाते गए। उनके अपराधों में एक्सटॉर्शन और रॉबरी भी शामिल हो गए। हर काम पहले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता गया, जिससे पता चलता है कि उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं थी। बार बार जेल जाने के बावजूद आयरलैंड बाज नहीं आए। अपराध और सजा का साइकिल उनके लिए आम बात हो गई। जेल उनके लिए कोई रोक नहीं थी, बल्कि उनके क्रिमिनल जर्नी में एक छोटा सा ब्रेक थी। उनके कामों से समाज के नियमों के खिलाफ उनके गहरे विद्रोह का पता चलता है। आयरलैंड की शुरुआती आपराधिक गतिविधियां उनके अंदर के टर्मोइल को दर्शाती हैं। उनके काम मदद की गुहार थे, जिन्हें अनसुना कर दिया गया। इस स्टेज पर कोई इंटरवेंशन न होने के कारण उनके क्रिमिनल एम्बिशंस बढ़ते गए। ये दौर उनके नोटोरियस बनने के रास्ते का एक अहम हिस्सा था। मार्च और जून 1993 के बीच कॉलिन आयरलैंड ने कई हेनस क्राइम्स किए। उन्होंने लंदन में गे मैन को अपना निशाना बनाया, जिससे उन्हें गे स्लेयर का नाम मिला। उनके काम सोचे समझे और क्रूर थे, जिससे चारों ओर डर और तबाही फैल गई। ये मर्डर्स उनके क्रिमिनल करियर का एक डार्क चैप्टर थे। आयरलैंड अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए गे पब्स और सोशल सीन्स में जाते थे। वो खुद को कम्युनिटी का हिस्सा बताते थे और इस तरह लोगों का विश्वास जीतते थे। उनके टारगेट्स ऐसे मैन होते थे जिन्हें सैडोमैसोकिज्म में इंटरेस्ट होता था, जिसका वो फायदा उठाते थे। इस मेथड से वो कंसेंशुअल एक्टिविटीज के बहाने अपने विक्टिम्स को रिस्ट्रेन कर लेते थे। मर्डर्स बहुत ही प्लान्ड तरीके से किए जाते थे। आयरलैंड हर बार एक मर्डर किट लेकर जाते थे ताकि कोई सबूत न छूटे।
वो क्राइम सीन्स को साफ करने में बहुत ध्यान रखते थे और विक्टिम्स के घरों में सुबह तक रुकते थे। उनके काम कोल्ड और कैलकुलेटेड थे, जो प्रीमेडिटेशन के चिलिंग लेवल को दर्शाते थे। आयरलैंड के विक्टिम्स के चॉइस और मेथड ऑफ ऑपरेशन से उनकी कनिंग का पता चलता है। वो सीरियल किलर के रूप में नोटोराइटी पाने की ट्विस्टेड डिजायर से प्रेरित थे। उनके क्राइम्स वायलेंस के रैंडम एक्ट्स नहीं थे, बल्कि एक सिनिस्टर एजेंडा का हिस्सा थे। इस पीरियड ने उन्हें ब्रिटेन के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स में से एक बना दिया। सेक्शन 5, आयरलैंड के तरीके और शिकार का चुनाव। कॉलिन आयरलैंड के तरीके जानबूझकर और मेथोडिकल थे। वो अपने विक्टिम्स को बहुत सोच समझकर चुनते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो उनके क्राइटेरिया से मैच करते हों। सैडोमैसोचिज्म में इंटरेस्ट रखने वाले गे मैन पर उनका फोकस स्ट्रेटेजिक था। इससे वो सिचुएशन को मैनिपुलेट कर पाते थे और अपने विक्टिम्स पर कंट्रोल कर लेते थे। आयरलैंड का अप्रोच धोखे पर आधारित था। अपने विक्टिम्स की लाइफस्टाइल्स में इंटरेस्ट दिखाकर वो उनका विश्वास जीत लेते थे। इससे वो उन्हें वल्नरेबल पोजीशंस में फंसा लेते थे। एक बार जब वो उन्हें अलग थलग कर लेते थे तो वो अपना प्लान प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट करते थे। हर मर्डर आयरलैंड के मेटिकुलस नेचर का प्रमाण था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, डिटेक्शन से बचने के लिए हर संभव कदम उठाया। उनका मर्डर किट एक क्रूशियल टूल था, जिसमें उनके क्राइम्स को अंजाम देने के लिए जरूरी सभी चीजें होती थीं। ग्लव्स से लेकर क्लीनिंग सप्लाईज तक ये सुनिश्चित करता था कि वो कोई सबूत न छोड़े। शुरुआत में आयरलैंड का पकड़े न जाने का कारण उनकी केयरफुल प्लानिंग थी। वो जानते थे कि कोई ट्रेस न छोड़ना कितना जरूरी है और उनके काम इसी अवेयरनेस को दर्शाते थे। उनके मेटिकुलस अप्रोच ने उन्हें लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बना दिया। उन्हें जस्टिस के कटघरे में लाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ा। सेक्शन 6, गिरफ्तारी, मुकदमा और कारावास। कॉलिन आयरलैंड का आतंक का राज जुलाई 1993 में खत्म हुआ। उनकी गिरफ्तारी डिलिजेंट पुलिस वर्क और उनकी एक क्रूशल मिस्टेक का नतीजा थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने चिलिंग डिटेल में मर्डर्स कबूल किए। उनकी गिरफ्तारी ने हॉरिफिक क्राइम स्प्री का अंत किया। उनके ट्रायल के दौरान आयरलैंड का रिमॉर्स न होना साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने क्राइम्स को डिटैच्ड काम के साथ बताया, जिससे उनके ट्विस्टेड माइंड का पता चलता है। कोर्ट ने उन्हें बिना पैरोल के 5 लाइफ टर्म्स की सजा सुनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो कभी आजाद न हो। न्याय हुआ, लेकिन जख्म रह गए। आयरलैंड ने अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताई। उनके इनकार्सरेशन में रिफ्लेक्शन या रिपेंटेंस की कमी दिखी। 2012 में नेचुरल कॉजेज से उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपने कामों के लिए कभी पछतावा नहीं जताया। जेल में उनका समय उनके कोल्ड, रिमॉर्सलेस नेचर का प्रमाण था। कॉलिन आयरलैंड के ट्रायल और इम्प्रिजनमेंट ने उनके विक्टिम्स के परिवारों को क्लोजर दिया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद ये एक छोटी सी कंफर्ट थी। इस केस ने विजिलेंस और लॉ एनफोर्समेंट की डेडिकेशन के महत्व को उजागर किया। आयरलैंड की गिरफ्तारी जस्टिस की एक ट्रायम्फ थी। सेक्शन 7, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल और मकसद। कॉलिन आयरलैंड की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को दर्शाती है। एक्सपर्ट्स उन्हें साइकोपैथिक ट्रेट्स वाला बताते हैं। उनमें एम्पैथी की कमी थी और वो मैनिपुलेटिव थे। अपने असली इरादों को छुपाने के लिए चार्म का इस्तेमाल करते थे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स ने उनके इंटरैक्शंस और एक्शंस को डिफाइन किया। उनके ट्रबल्ड अपब्रिंगिंग ने उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में योगदान दिया होगा। उनके बचपन के ट्रॉमा ने गहरे जख्म छोड़े। इससे उनके अंदर दुनिया को देखने का एक डार्क नजरिया पैदा हुआ, जहां पावर और कंट्रोल उनकी ऑब्सेशंस बन गए। सीरियल किलर के रूप में नोटोराइटी पाने की उनकी इच्छा रिकॉग्निशन की उनकी जरूरत को दर्शाती है। अपने क्राइम्स की मेटिकुलस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से आयरलैंड के ऑर्गेनाइजेशन के हाई डिग्री का पता चलता है। उन्होंने कंट्रोल और फोरसाइट दिखाई, जो उनकी कैओटिक पर्सनल लाइफ के विपरीत थी। ये ड्युअलिटी उनके कॉम्प्लेक्स साइची का हॉलमार्क है, जो उनके डिस्टर्बेंस की डेप्थ को दर्शाती है। आयरलैंड के मोटिव्स को समझने के लिए उनके डिस्टर्ब्ड माइंड को देखना जरूरी है। उनके काम सेक्सुअल डिजायर से नहीं, बल्कि इन्फेमी पाने की क्वेस्ट से प्रेरित थे। रिकॉग्निशन की ये डिजायर वैलिडेशन की उनकी जरूरत का एक ट्विस्टेड रिफ्लेक्शन थी। आयरलैंड की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ह्यूमन बिहेवियर के एक्सट्रीम्स का एक स्टडी है। सेक्शन 8, समुदाय पर प्रभाव। कॉलिन आयरलैंड के क्राइम्स का लंदन के गे कम्युनिटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके कामों ने लोगों के मन में डर और एंजाइटी पैदा कर दी, उनकी जिंदगी को डिसरप्ट कर दिया। मर्डर्स ने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया।
उन्होंने हेट क्राइम्स के खिलाफ प्रोटेक्शन और अवेयरनेस की जरूरत को रेखांकित किया। इस केस ने LGBTQ+ कम्युनिटी के सामने आने वाले डेंजर्स पर ध्यान दिलाया। इससे सेफ्टी और विजिलेंस के महत्व पर डिस्कशंस शुरू हुई। आयरलैंड के काम एक वेकअप कॉल थे जो स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस की जरूरत पर जोर देते थे। उनके क्राइम्स ने कम्युनिटी और पूरे समाज पर एक लास्टिंग मार्क छोड़ा। मर्डर्स के प्रति लॉ एनफोर्समेंट का रिस्पॉन्स बहुत क्रूशल था। उनकी डेडिकेशन और परसिस्टेंस के कारण आयरलैंड पकड़ा गया। इस केस ने थॉरो इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिटी कोऑपरेशन के महत्व को दिखाया। इसने सिटीजन्स की सेफ गार्डिंग में लॉ एनफोर्समेंट के क्रिटिकल रोल की याद दिलाई। आयरलैंड के कामों के आफ्टरमैथ ने एक्शन का आह्वान किया। इसने हेट क्राइम्स को एड्रेस करने और वल्नरेबल कम्युनिटीज को सपोर्ट करने के महत्व को उजागर किया। उनके क्राइम्स सोसाइटल चेंज और कंपैशन की जरूरत की एक स्टार्क रिमाइंडर थे। गे स्लेयर केस की लेगेसी रेजिलियंस और रिफॉर्म की है। सेक्शन 9 विरासत और सीखे गए सबक। कॉलिन आयरलैंड की कहानी आज भी स्टडीड की जाती है। ये एक सीरियल किलर के माइंड और अनचेक्ड साइकोपैथी के इम्पैक्ट के बारे में इंसाइट्स देती है। उनका केस निग्लेक्ट और ओवरसाइट के कॉन्सिक्वेंसेस की एक कॉशनरी टेल है। ये वायलेंट टेंडेंसीज दिखाने वालों के लिए अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत पर जोर देती है। आयरलैंड के क्राइम्स से मिले लेसन्स क्रिमिनल साइकोलॉजी से आगे जाते हैं। ये कम्युनिटी सपोर्ट और विजिलेंस के महत्व को उजागर करते हैं। ये केस हेट क्राइम्स के खिलाफ अवेयरनेस और एक्शन की जरूरत को रेखांकित करता है। ये एक रिमाइंडर है कि समाज को अपने सबसे वल्नरेबल मेंबर्स की रक्षा करनी चाहिए। आयरलैंड की लेगेसी इन्फेमी की है, लेकिन इसका एक पर्पस है। ये ह्यूमन नेचर के अंदर डार्कनेस की पोटेंशियल की एक स्टार्क रिमाइंडर है। उनकी लाइफ और क्राइम्स को स्टडी करके समाज ऐसी ट्रेजेडीज को बेहतर ढंग से समझ सकता है और उन्हें रोक सकता है। उनकी कहानी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के महत्व का एक पोटेंट लेसन है। कॉलिन आयरलैंड के कामों का इम्पैक्ट भुलाया नहीं जा सकता। उनके क्राइम्स ने हिस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। क्राइम और साइकोपैथी पर डिस्कशंस को शेप किया है। उनकी लेगेसी एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में कंपैशन और विजिलेंस की जरूरत की याद दिलाती है। ये पास्ट से सीखने और आगे बढ़ने का आह्वान है।